तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन इंडियन तमिल लैंग्वेज साइकोलॉजिकल मिस्ट्री हॉरर फिल्म को। इस मूवी का नाम है K13। मूवी काफी बढ़िया है और एंड का जो ट्विस्ट है ना वो तो बहुत ही ज्यादा गजब है। मतलब कि ये पूरी कहानी पलट देता है वो। तो आपको इस मूवी को देखने में काफी मजा आने वाला है। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही इरट्टा नाम की एक बहुत ही बढ़िया मलयालम थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उस फिल्म को नहीं देखा है, एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है, तो ट्रस्ट मी आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो उस मूवी का लिंक आपको नीचे पिन्ड कॉमेंट में टॉप पर मिल जाएगा। और हाँ, आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि मूवी का नाम K13 क्यों है। तो K13 फ्लैट का नाम है इस फिल्म के अंदर, यानी कि 14th फ्लोर पर है। ग्राउंड प्लस 13 यानी कि 14th। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम मदन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जिसको उसके पास्ट के कुछ विजन्स आ रहे थे, जिससे कि वो घबरा कर उठ जाता है कि तभी उसको ये पता चलता है कि असल में उसको किसी ने बांध कर रखा हुआ है, जिसको देखकर मदन छूटने की कोशिश करते हुए चेयर समेत नीचे गिर पड़ता है, जहाँ पर जमीन पर ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। साथ ही साथ वहाँ पर एक लड़की की लाश भी मौजूद थी, जिसको देखकर मदन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अब तभी वहां से सीन पिछली रात पर जाता है, जहां पर हम मदन को उसके दोस्तों के साथ एक बार में ड्रिंक करते हुए देख पाते हैं। तभी उसकी नजर उसी लड़की पर पड़ जाती है जिसकी लाश हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। वो भी पिछली रात उसी बार में आई हुई थी जहां पर मदन और उसके दोस्त गए थे। अब उस लड़की को देखते ही वो लड़की उसको पसंद आ गई थी। तब मदन उस लड़की से बात करने चाहता है, जिससे बात करके उसको पता चलता है कि उस लड़की का नाम मलिका है। अब मलिका जब मदन से बात करती है तो उन दोनों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में मदन एक स्क्रिप्ट राइटर है जो कि मूवीज के लिए स्क्रिप्ट को लिखता है। लेकिन उसकी स्क्रिप्ट की 10 शूटिंग करने के बाद अचानक से उसके प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया था और आज वो वहां पर इसलिए आया है क्योंकि उसके दोस्त को सेकंड मूवी मिली है, जिसकी खुशी में आज उनकी पार्टी थी। अब मलिका भी उसको बताती है कि वो भी एक राइटर है, लेकिन उसकी किताब ज्यादा नहीं चलती और अभी के टाइम पर उसका भी मदन जैसा ही हाल है। दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए अब वो दोनों इस बारे में बातें करने लगते हैं। जिसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां मदन किसी तरह से खुद को चेयर से छुड़वा लेता है। साथ ही साथ उसे ये चीज भी समझ आ गई थी कि ये घर मलिका का है, लेकिन अब वो मलिका के पास उसको चेक करने के लिए जाता है और उसकी ऐसी हालत देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। इसलिए मदन वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलता है तो वहां पर मदन को कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो कि उसी रूम की तरफ बढ़ रहे थे। और क्योंकि मदन खून से लथपथ था, इसलिए वो वापस से अंदर चला जाता है, जहां जाने पर वो हर जगह को चेक कर रहा था ताकि वो पता लगा सके कि आखिरकार मांजरा क्या है। पर अभी के टाइम पर उसको ज्यादा कुछ खास नहीं मिलता। पर मलिका के रूम में डस्टबिन के अंदर कुछ दवाइयों की खाली डब्बियां पड़ी हुई थी। साथ ही साथ दीवार और कुछ पेपर्स पर सॉरी पवित्रा करके नोट्स भी लिखे हुए थे। पर जब मदन उन दवाइयों के बारे में चेक करने के लिए अपने फोन को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि पिछली रात वो फोन उसी बार में ही भूल गया था। इसलिए वहां पर मदन मलिका का फोन उठाने की कोशिश करने लगता है, पर वहां पर पड़े खून की वजह से मदन को उल्टियां हो जाती हैं। अब मदन मुंह धोकर बाहर आया ही था कि तभी अचानक से मलिका के रूम के बाहर कोई आ गया था। अब अंदर से बाहर झांकने पर मदन को पता चलता है कि बाहर असल में एक डिलीवरी वाला आया हुआ था जो कि बार बार बेल बजा रहा था। तभी वहां पर मलिका की पड़ोसन मधु वहां पहुंचकर डिलीवरी बॉय को सुनाने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शोर कर रहा था। जिस पर डिलीवरी बॉय उसको बताता है कि मलिका गेट नहीं खोल रही हैं। जिस पर मधु डिलीवरी बॉय से वो पार्सल मांगती है और डिलीवरी बॉय उसको पार्सल देने ही वाला था कि तभी वहां पर मलिका का एक और पड़ोसी तिलक आ जाता है और ये सब दिखाते हुए वो मलिका का पार्सल खुद ले लेता है। जिसको देखने के बाद मदन को दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि मलिका उसके सामने मरी पड़ी थी और तिलक मलिका के पार्सल को लेने के टाइम मलिका से ही बात करने का दावा कर रहा था। और उस बात का मतलब ये हो सकता है कि तिलक मलिका के खून के बारे में जरूर कुछ जानता होगा या फिर वही खूनी हो सकता है। अब आगे मदन वापस से पिछली रात के बारे में और चीजें याद करने लगता है। तब उसे याद आता है कि आखिरी रात मलिका ही उसको उसके घर लेकर आई थी। साथ ही साथ उसको कुछ और भी पास्ट की चीजें याद आती हैं, जिसमें हम मदन को एक प्रोड्यूसर के सामने देख पाते हैं जिसने मदन को एक अच्छी सी कहानी लिखने के लिए 2 दिन का समय दिया था। अब रात में जब वो स्टोरी लिख रहा होता है तभी अचानक से उसके दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसमें से उसके एक दोस्त तिलकेश को उसकी लाइफ की सेकंड मूवी डायरेक्ट करने को मिल गई थी। और यही रीजन था कि मदन और बाकी सभी पार्टी करने के लिए उसी क्लब में गए थे। अब पहले तो यहाँ पर मदन जाने से मना कर रहा था, लेकिन बाद में जब तिलकेश मदन से ये बोलता है कि क्या पता मदन को उसकी स्टोरी बार में ही मिल जाए, तो मदन तिलकेश के साथ चला जाता है।
जहाँ पर रास्ते में उसने काफी ज्यादा मैरिजुआना यानी कि गांजा फूकना चालू कर दिया था, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा नशा हो जाता है। और अब जब वो पब में पहुंचते हैं तो वहाँ पर मलिका पहले से ही मौजूद थी। वहाँ पर वो बार बार खुद ही मदन को जानबूझकर घूरती थी, उसका ध्यान किसी तरह से अपनी तरफ खींच रही थी। और जब मदन को प्रेजेंट में सब कुछ याद आता है तो वो मल्लिका की लाश के ऊपर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि अभी भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ मल्लिका ने ये सब क्यों करा और उसको मारा किसने। और अगर अब मदन के बारे में ये खबर बाहर आती और वो पुलिस स्टेशन में जाता तो उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो सकता था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। खैर अब तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने रुमाल से अपने वहां होने के सारे सबूत मिटाने लगता है, जिस दौरान वहां पर उसे मल्लिका की लिखी हुई किताबें मिलती हैं। पर अभी मदन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो जल्दी से सब कुछ साफ कर रहा था। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मल्लिका उसके करीब आ गई हो, पर वो सब असल में उसका वहम था, जिससे वो खुद भी काफी ज्यादा डर गया था। इसलिए पहले तो वो मल्लिका की लाश से माफी मांगता है और वापस से अपने काम में लग जाता है। अब आगे उसकी नजर वहीं उसके बाल पर पड़ती है जो कि खून के बीच में पड़ा हुआ था, जिसे जब मदन हटाने की कोशिश करता है तो उसे फिर से वॉमिट होने लगती है। इसलिए वो चाहकर भी उसको साफ नहीं कर पाता, पर बाद में वो किसी तरह से एक स्केच की मदद से अपना बाल हटा देता है। साथ ही साथ वो मल्लिका की बॉडी को भी जमीन पर पड़े हुए खून के ऊपर लिटा देता है, ताकि मल्लिका की बॉडी से भी उसके फिंगरप्रिंट्स हट जाएं। और अब इतने में ही बाहर पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि इसलिए आए थे क्योंकि मल्लिका के घर के बाहर के सीसीटीवी को किसी ने फोड़ दिया था। और साथ ही साथ मधु ने मल्लिका की कार को पार्किंग में भी देखा था, पर मल्लिका ने सुबह से किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोला और इसलिए पुलिस को बुलाया गया था, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद मल्लिका के साथ कुछ गलत ना हो जाए। और अब पुलिस वालों की और पड़ोसियों की ऐसी बातें सुनने के बाद में मदन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि कुछ ही समय में पुलिस वाले मल्लिका के घर को चेक करने के लिए आएंगे। और अब हम ऑफिसर को भी देखते हैं जो कि मधु से स्पेयर कीज के बारे में पूछने लगता है, जिस पर मधु पवित्रा नाम की एक लड़की के बारे में बताती है जो कि असल में पहले मल्लिका के साथ ही रहा करती थी, पर उनकी आपस में लड़ाई होने की वजह से वो वहां से चली गई थी। अब ऑफिसर पवित्रा को कॉल करवाती है, जिससे बात करने के बाद ऑफिसर को पता चलता है कि पवित्रा तो आउट ऑफ टाउन है, पर ऑफिसर उसका वेट करने के लिए तैयार थी। इसलिए वो पवित्रा को जल्दी से जल्दी आने के लिए बोलकर कॉल कट कर देती है। वहीं हम मदन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे बचेगा, क्योंकि सबको यही लगेगा कि उसने ही उसको मार दिया। खैर अब इतने में ही हम बाहर सोसाइटी मैनेजर को देख पाते हैं, जो कि मास्टर की हेल्प से मल्लिका के रूम में आने की कोशिश करने लगता है। तब मदन भी जल्दी से एक चम्मच की हेल्प से किचन की खिड़की को खोलकर बाहर चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मल्लिका अपने एरिया के टॉप फ्लोर में रहती थी। अब मदन को वैसे तो ऊपर जाने में काफी डर लग रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे ऊपर पहुंच जाता है। पर वहां पर पहले से ही एक लड़की मौजूद थी जो कि जब खुद नीचे जाती है तो गेट बंद करके चली जाती है, जिससे मदन नीचे नहीं जा पाता। और इतने में ही वहां पर 2 औरतें और आ गई थीं, जिस वजह से मदन को वापस से मल्लिका के रूम में ही आना पड़ता है, जहां जाने में वो बहुत ज्यादा डर रहा था। पर उसे पता चलता है कि मास्टर की काम नहीं कर रही है, इसलिए अब ऑफिसर भी पवित्रा का इंतजार कर रही है। अब अंदर आने के बाद मदन को तिलक के ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि तिलक ने मल्लिका के पार्सल को अपना बताकर वो पार्सल ले लिया था। साथ ही साथ वो बाकी सभी लोगों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। लेकिन अब मदन को वापस से मल्लिका के ऊपर ही गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अगर मल्लिका उसको पिछली रात वहां पर लेकर नहीं आती तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, वो नहीं फंसता। साथ ही साथ वहां पर हम मदन के फ्लैशबैक को भी देख पाते हैं, जहां पर उनके घर के हालात ठीक नहीं थे। तो मदन की मां ने इन खराब हालातों को देखते हुए उसको फिल्मों की दुनिया में कुछ करके दिखाने के लिए खाली 1 साल का समय दिया था, और ये समय खत्म होने ही वाला था। मदन को अभी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाया, उल्टा यहाँ पर मर्डर केस में और फंसने वाला है। तभी उसको बाहर का माहौल थोड़ा सा खाली लगता है, क्योंकि उसको भी किसी भी हालत में पता करना था कि सुबह वाले पार्सल में ऐसा क्या था जो कि तिलक ने ले लिया। और इसलिए वो बाहर जाता है और बाहर पड़े हुए फोन को उठाकर वापस से अंदर आ जाता है, जहां से वो पहले तो तिलक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर उसको कॉल करता है, जो कि बाहर था। और अब मदन कुरियर बॉय बनकर ही तिलक को कॉल करता है और उससे वो पार्सल वापस मांगता है जो तिलक ने लिया था, जिस पर तिलक थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि उसके पास पुलिस खड़ी हुई थी और अगर पुलिस को ऐसा कुछ सुनने को मिलता तो वो बेफालतू में तिलक को पकड़ सकती थी। इसलिए तिलक तुरंत ही सच बता देता है कि असल में खुद तिलक ने ही वो पार्सल भेजा था जिसमें उसने मल्लिका को प्रपोज करा था। लेकिन बाद में जब वो मल्लिका के पीछे रात में पब गया था तो वहां मल्लिका ने उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी उसे दी थी, जिससे उसको डर लगने लगा था और इसलिए उसने कुरियर बॉय से वो पार्सल ले लिया ताकि वो ना फंसे।
और अब जाकर मदन को भी समझ आ गया था कि तिलक निर्दोष है। खैर अब वो वापस से मल्लिका के रूम में जाता है जहाँ पर डस्टबिन में काफी सारी दवाइयों की डिब्बियां पड़ी थी। तभी मदन मल्लिका के टैबलेट में उन दवाइयों के बारे में सर्च करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो दवाइयां असल में डिप्रेशन की थी, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था क्योंकि कल मदन को मल्लिका एकदम नॉर्मल लग रही थी। अब आगे मदन पवित्रा और मल्लिका के बारे में जानने के लिए उनकी चैट्स को पढ़ता है, जिसके अंदर मल्लिका ने पवित्रा को बहुत सारी चीजों के लिए सॉरी बोला हुआ था, लेकिन पवित्रा ने अब तक उसको माफ नहीं करा था। खैर अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में चला जाता है जहाँ पर हम पवित्रा, मल्लिका और विजय को साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर विजय उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि पवित्रा ने अपने कलीग के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन का प्रोसेस करा था ताकि उसको बच्चे हो सके, क्योंकि विजय के साथ बहुत बार ट्राई करने के बावजूद भी उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। साथ ही साथ विजय कभी भी चेकअप करवाने नहीं जाता था, और क्योंकि उस वक्त मल्लिका को ही इन सब के बारे में पता था और उसने पवित्रा की कहानी को ही अपनी किताब में कैरेक्टर्स के नाम चेंज करके उतार दिया था, तो इसलिए विजय उसके ऊपर भी गुस्सा कर रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने उन दोनों को ही ह्यूमिलिएट किया हो। तब मल्लिका उसको सफाई देने की भी कोशिश करती है, लेकिन विजय मल्लिका को साइको और पवित्रा को धोखेबाज बोलकर वहां से चला जाता है, जिससे कि पवित्रा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसने मल्लिका को अपना माना और अपना मन हल्का करने के लिए सब कुछ बताया, लेकिन उसने इस चीज को एक कहानी के रूप में लिख दिया, बस उसने कैरेक्टर्स को बदल दिया था। और इसलिए ही अब पवित्रा मल्लिका से नाराज होकर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। और इस बात ने मल्लिका को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया, क्योंकि मल्लिका की बस वही एक दोस्त थी और वो भी उसके पास अब नहीं रही। और इसी दुख में वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और अपने काम पर वो फोकस नहीं कर पाती, जो कि उसका सबसे बड़ा ड्रीम था कि उसको एक राइटर बनना है। अब जब मदन प्रेजेंट में मल्लिका के घर में और छानबीन करता है तो उसको एक फाइल भी मिलती है जो कि एक कंपनी की थी, जो कि डिप्रेशन में जा रहे लोगों की मदद करा करते थे। अब मदन उस फाइल को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि असल में वो भी एक समय उसी कंपनी में गया था जहां पर 2 डिप्रेस्ड लोगों को एक साथ में बैठाकर बात करवाई जाती थी ताकि वो अपना दुख और दर्द बांटकर अच्छा फील कर पाए। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उनके बीच में एक ओपेक ग्लास हुआ करता था, जिससे उन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था, ना ही उनके चेहरे दिखते थे। और उस दिन किस्मत से मदन की पार्टनर कोई और नहीं बल्कि मल्लिका ही थी। जी हाँ, जो कि मदन से धीरे धीरे बातें करते हुए सब जान लेती है। पर जब मदन उसके बारे में उससे पूछता है तो मल्लिका कोई भी रिप्लाई नहीं करती और वहां से चली जाती है। और उस दिन के बाद से ही मल्लिका ने मदन के फेसबुक पेज को फॉलो करा हुआ था, जिसमें हम मदन को देख पाते हैं जो कि एक मूवी के रिलीज टाइम पर आया था, जहां पर सब उस मूवी को बहुत ही ज्यादा ट्रोल कर रहे थे। लेकिन मदन उसकी तारीफ करते हुए बताता है कि उसने उस मूवी में जूनियर डायरेक्टर की पोस्ट पर काम करा था और उसको ही पता है कि मूवी बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और जब मदन इंटरव्यू दे रहा होता है तभी पीछे से मल्लिका निकलती है, जिसका मतलब साफ था कि वो उसको काफी पहले से ही स्टॉक कर रही थी। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसने सब कुछ पता लगा लिया था। साथ ही साथ मदन को उसकी हिस्ट्री से ये पता चलता है कि पिछली रात बार में जाने से पहले जब मदन और उसके दोस्तों ने फेसबुक लाइव किया था तब भी मल्लिका उसमें ज्वाइन हुई थी, जहां से ही उसको पता चला कि मदन कहां पर जाने वाला है। और इसी तरह से उसने मदन से बात करते हुए उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उसके बाद ही उसने मदन को उसके घर आने को बोला था ताकि वो मदन को किसी स्टोरी के लिए इंस्पायर कर सके। अब रास्ते में जाते हुए जब मदन और मल्लिका आपस में बातें करते हैं तो मल्लिका मदन को अपने और पवित्रा के बारे में बताते हुए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तब मदन उसको समझाता है कि शायद उसको इतना ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, जिस पर मल्लिका मदन को बताती है कि अब उसे पता चल गया है कि उसको प्रायश्चित कैसे करना है। और इतना बोलकर वो मदन को अपने रूम में ले जाती है, जहां पर मदन को इंस्पायर करने से पहले वो उससे एक वादा लेती है कि जब भी वो मूवी बनाएगा तो वो उसका नाम मल्लिका वर्मा ही रखेगा, जिस पर मदन भी मान जाता है। और तभी मल्लिका सबसे पहले मदन को सोफे से बांधती है और उसके बाद कटर से अपने हाथ की नस काट कर वहीं पर खुद को खत्म कर लेती है, ताकि मदन उस हादसे से इंस्पायर होकर उस पर एक कहानी बना पाए। और ये उसने क्यों किया? क्योंकि उसने भी पवित्रा की असली कहानी को किताब के अंदर छापा था, तो उसको लगा कि इससे ही प्रायश्चित हो पाएगा। वो डिप्रेशन के साथ साथ उसको मेंटल इश्यूज भी हो गए थे। खैर अब ये सब याद करने के बाद मदन वापस से प्रेजेंट में मल्लिका की लाश के ऊपर फिर से गुस्सा करने लगता है, क्योंकि मल्लिका मर गई थी लेकिन उसने मदन के बाहर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था। लेकिन तभी मदन को एक और चीज याद आती है कि असल में मल्लिका मदन को बहुत ही ज्यादा छुपाकर अंदर लेकर आई थी। साथ ही साथ उसने ही सारे CCTVs को फोड़ा था ताकि मदन वहां से भाग पाए। अब ये सब याद करने के बाद मदन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और अब वो मल्लिका को थैंक यू बोलते हुए वहां से निकल जाता है। और अब उसने भी सोच लिया था कि वो किसी भी हालत में अब इस हादसे के ऊपर मूवी बनाएगा। अब आगे जब वो नीचे पहुंचता है तभी वहां पर ऑफिसर के पास पवित्रा भी आ जाती है, जो कि ऑफिसर को मल्लिका के रूम की चाबियां देती है।
लेकिन तब तक मदन सबसे बचता हुआ दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। अब वहां से सीन अचानक से उसी मूवी के पोस्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि असल में जो सब कुछ हम देख रहे थे वो सब एक मूवी का पार्ट था, जो कि एक दिलीप नाम के डायरेक्टर ने अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर बनाई थी, जो कि रियल हादसा था, जिसका कंक्लूजन यही था कि मल्लिका अपनी लाइफ से परेशान हो गई थी और इसलिए उसने खुद को खत्म करने का सोचा। पर वो अपनी कहानी को सबके सामने लाना चाहती थी, इसलिए उसने मदन जैसे राइटर को ढूंढा और ये सब किया ताकि उसके बारे में लोगों को पता चल पाए। और सबसे बड़ी बात कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा हिट होती है और अब दिलीप को उसका प्रोड्यूसर बहुत बार पार्टी में चलने के लिए बोलता है, लेकिन दिलीप को किसी के साथ रहना पसंद नहीं था, जिसका एक बहुत ही सॉलिड रीजन है। खैर अब इसलिए वो अपनी कार लेकर वहां से वापस अपने घर की तरफ आने लगता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी और इस प्लॉट के असली पत्ते, जहाँ पर रास्ते में हम उसकी कहानी को देख पाते हैं, जिससे हमको समझ में आता है कि दिलीप असल में एक लड़की को बार में मिला था, जी हाँ, जिसको वो अपने साथ लेकर अपने घर आ गया था और वो खुद भी उस लड़की को सबसे छुपा कर लाया था। उसने सीसीटीवी कैमरा फोड़ दिए थे, सब कुछ सेम हुआ था। जहाँ पर आने के बाद उसने उस लड़की को अपने खुद के हाथों से जान से मार दिया ताकि वो इस कहानी के लिए इंस्पायर हो पाए। जी हाँ, ये सन की डायरेक्टर था और उसी हादसे से इंस्पायर्ड होकर उसने K13 स्टोरी लिखी थी, जो कि इस मूवी का भी नाम है। और बूम, इसी के साथ में K13 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी K13 तमिल हॉरर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इरट्टा मूवी एक्सप्लेनेशन को देखना मत भूलना, लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए